नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विद्या बोर्ड में आपका स्वागत है। जो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। देखो, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पढ़ा सकता था आपको, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करना होता है। उसमें 10 अक्षांश, देशांतर, वायुदाब या जो पृथ्वी का अंतरिक्ष क्षेत्र कैसा है उसके बारे में बताना होता है कि क्रस्ट क्या होता है। तो उसमें ना जाकर हमें जो हाई वेटेज टॉपिक है वो देखना होता है, और हाई वेटेज टॉपिक जो हमारे ज़्यादातर बनते हैं वे इंडियन ज्योग्राफी से ही बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से हाई वेटेज टॉपिक बनते हैं हमारे। इंडियन ज्योग्राफी से हाई टॉपिक बनते हैं क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 70% प्लस है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के मिनिमम टॉपिक है, कम पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा आउटपुट निकलता है, तो इसलिए हम शुरुआत इंडियन ज्योग्राफी से ही करते हैं। उसमें भी जो पहला टॉपिक बनता है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक बनता है, जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो भारत का परिचय और भौगोलिक स्थिति से शुरुआत होती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, यानी कि पृथ्वी पर स्थिति कैसी है उसके बारे में बताना है। और भारत का परिचय तो साथ के साथ हम देंगे। ये क्लास 1 है हमारी। लेक्चर हमारे रेगुलर आते रहेंगे, आप फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। ये मेरा नाम है विकास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जो ये हमारा सबसे पहली हेडिंग है वो है वर्ल्ड मैप में मैं भारत की स्थिति बताऊंगा आपको कि भारत को कैसे दर्शाया जाता है। पहले हम भारत के प्रयुक्त नाम देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि सिंधु काल में अलग नाम था, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर। वैदिक काल में अलग टाइम था। मुगल काल, सल्तनत काल आया उसमें अलग नाम पड़ा। मुगल काल आया उसमें अलग नाम पड़ा। और जब अंग्रेज आए तब अलग नाम पड़ा। तो नाम पढ़ते चले गए भारत के, और जो आज के समय में नाम है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ ये नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ मैं आपको वे कहाँ से आया है और कैसे उनका नाम पड़ा है। तो जो सबसे पहला नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस है, भारत और इंडिया, ये दो नाम संविधान में भी है और ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है। वो कहाँ कहाँ से आए, देखो हेडिंग में भी भारत ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि फेमस नाम है, सबसे प्रचलित है और संविधान में भी इसका जिक्र है, ठीक है ना। और पहला नाम, फिर नाम हो गया इंडिया। इंडिया, ये भारत नाम ऋषभदेव के पुत्र के नाम पर है। ऋषभदेव जो कि जैन के प्रथम तीर्थंकर थे। आप हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वहां पे पता चलेगा आपको कि जो बौद्ध धर्मों के बाद, यानी कि साथ साथ ही चल रहे थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस टाइम पर, क्योंकि समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई थी तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को आना पड़ा। तो उसके जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं वे हुए हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत। तो भरत के नाम पे भारत पड़ा है, ठीक है ना। और इंडिया, इंडस नदी है, सिंधु नदी को इंडस बोला जाता है, उसके नाम पर इंडिया से इंडस आया है। इंडस से इंडिया आ गया है। तो अंग्रेजी में प्रयुक्त नाम हो गए हिंदुस्तान, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो ये क्या है, ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया, ये दिया गया आपका मुगलों के द्वारा, यानी कि आपको जो आपका मिडिल ईस्ट रीजन था उसके द्वारा, ठीक है। सामान्य बोलचाल भाषा में ज्यादातर जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आर्यवर्त आर्यों के द्वारा दिया गया नाम है, यानी कि आर्यों के टाइम पे जो ग्रंथ लिखे गए थे या उनमें हुआ होगा, तभी तो हमने आर्यों के द्वारा बताया गया। क्योंकि जो हमारे साक्ष्य आते हैं वे लिखित आते हैं या कोई आंकड़ों लिखित आते हैं, या वे कोई प्रमाणिक कोई वो निकलता है, खुदाई से कोई अवशेष प्राप्त होता है, या उससे पता लगता है। जम्बू, भारतवर्ष नाम अलग है, और जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जो इंडियन लिटरेचर यानी कि भारतीय साहित्य में भी जम्बू द्वीप का जिक्र है। पुराणों में जम्बू द्वीप का जिक्र है, जम्बू द्वीप बोला जाता था, इसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। यहाँ पे भारत को जम्बू द्वीप बोला जाता था। और हिंद, हिंद, हिंदुस्तान या हिंद एक ही नाम है, क्योंकि फारसी से आया है, ये अरबी फारसी से आया है, ठीक है ना। सोन, सोन नहीं है, ये यहाँ पे होगा सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत उस टाइम पे जो था, चीन और भारत ये दो अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पर। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 17वीं सदी की, 17वीं और 18वीं सदी की। 18वीं सदी में तो खैर अंग्रेज थोड़े पनपने लगे, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंशन होता, जागरण काल आ रहा है, यानी कि वहाँ पे नए नए आविष्कार हुए थे, तो वहां से स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो अर्थव्यवस्था थी
वे दो ही अर्थव्यवस्था थी, चीन और भारत। चीन और भारत समृद्धि के मामले में। उस समृद्धि के मामले में देखो, चीन जो पड़ता है वो लैंड पर, उससे पहले जो समुद्री खोज होगी उससे पहले भारत में प्रवेश करेंगे। तो भारत में आए सबसे पहले वे। तो भारत में प्रवेश करने करने पर तो उन्हें सबसे पहले भारत मिला, और भारत को ही उन्होंने देखकर क्या कहा, समृद्धि के कारण उसको ये नाम मिला था सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर मसालों का व्यापार सबसे पहले हुआ था। ठीक है ना। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा आपने, वहीं से ये नाम आया, क्योंकि सिंधु घाटी के तो हमने लिखित साक्ष्य नहीं पढ़ पाए हैं, हम अभी तक भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो वैदिक काल में भी ये नाम चलता रहा, सिंधु, सप्त सिंधु भारत का नाम। और अजनाब वर्ष पढ़ा है, पुराणों से लिया गया वो नाम है, कहीं कहीं पर पुराणों में भी अजनाब वर्ष नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए हम अगले हेडिंग पर समझाते हैं, और आपको मैं भारत की स्थिति जानना भी सिखाऊंगा, और किसी भी देश की स्थिति कैसे, कहाँ पर, किस तरीके से अक्षांश और देशांतर से मापे जाते हैं उसके थ्रू भी मैं बताऊंगा। देखो, स्थिति मापने के लिए मैं थोड़ा तुम्हें गणित की ओर चलता हूं। देखो, इतना कॉमन गणित तो आना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, कि आप किसी क्लास में बैठे हैं, आप किसी क्लास में बैठे हैं, उसमें कुछ कॉलम है और कुछ रो है। ये आपका एक कॉलम हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 और 3 रो हो गई और 6 कॉलम हो गई। तो आपको किसी भी बच्चे की स्थिति बताने के लिए आप कॉलम कॉलम नहीं बता सकते या रो रो नहीं बता सकते, आपको कॉलम से भी गिनना पड़ेगा और रो से भी गिनना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को बताना, अगर आपको इस बच्चे को बताना पड़े तो आप कैसे बता पाओगे? अगर आपको इस बच्चे को ही बताना पड़े तो आप कैसे बता पाओगे कि यहाँ पे कहाँ पर खड़ा है? आपको बताने के लिए कॉलम का पता होना चाहिए कि 5वीं कॉलम पर है और कौन सी रो पर है, दूसरी रो पर है। तो 5वीं कॉलम और दूसरी रो जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई सा भी जो बॉक्स है वो नहीं हो सकता। 5वीं रो दूसरी कॉलम पे मात्र एक बॉक्स आएगा, वही उस बच्चे की स्थिति हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने जो पृथ्वी है हमारी गोल आकार की है, फुटबॉल देखे आपने, उस तरीके से पृथ्वी बिल्कुल गोल है, गोल। जो इस पृष्ठ पे है पृथ्वी, जो पृथ्वी इस पृष्ठ पे है ना, इस तरीके से नहीं, पृथ्वी पूरी गोल है, गोल, जो कि 2D में नहीं 3D में है, क्योंकि ये तो बॉडी 2D है तो इसलिए इस पे ऐसे छापा गया है, क्योंकि ये पूरी गोल है। तो गोल होने के लिए हमें जो पृथ्वी है उसको इस तरीके से हमने बांटा है अक्षांश में पड़ी रेखाओं में। ये काल्पनिक रेखा है, खिंची हुई नहीं है, क्योंकि जो अक्षांश रेखा है, जो हमारी अक्षांश रेखा है, अक्षांश और देशांतर रेखा, जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, वे हमारी जो है वे, इनकी संख्या कितनी है? 180 डिग्री, 180 मान सकते हो आप। और जो इनकी संख्या है वो है 360। ठीक है ना। तो 180 क्यों ली गई है, इसको बताने के लिए थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ। देखो, ये 0 डिग्री हो गया अक्षांश, 0 से 90 डिग्री तो हमने ऐसे लिया है, और 90 डिग्री ऐसे लिया है निचली ओर, तो कितना हो गया 90 90 180 डिग्री। और जो बीच की लाइन है ये अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, जो कि पृथ्वी को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांट देती है, क्योंकि ऊपर ऐसा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों बोला? क्योंकि पृथ्वी ठोस है और गोल है, ठोस और गोल आकार की होती है, वृत्ताकार आकार की नहीं, ठोस आकार की। ठोस का मतलब होने का मतलब है 3D है वो, इस तरीके से बिल्कुल गोल। आप ये आ गया। और अब इमेजिन करें आप पृथ्वी को 360 मान सकते हो, 360 डिग्री पर, तो आपको पृथ्वी को इस तरीके से लाइन, आपने खरबूजे में लाइन देखी होगी इस तरीके से, खरबूजे में तरबूज में, उस तरीके से ही जो अक्षांश रेखा है ये इस तरीके से खिंची हुई है कि हमारी पृथ्वी हो गई बिल्कुल गोल, इस तरीके से खिंची हुई है, इस तरीके से उधरली साइड भी और अगली साइड पे, इस तरीके से 360 रेखाएं खिंची हुई है चारों तरफ।
ठीक है ना। जो 0 डिग्री है वो ये है, 0 डिग्री देशांतर। इससे 180 नॉर्थ ईस्ट साइड में जाना पड़ेगा और 180 डिग्री आपको वेस्ट साइड में जाना पड़ेगा। अब भारत की स्थिति बताते हैं आप। भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत ये रहा, भारत ये रहा मैप में, वर्ल्ड मैप में भारत ये रहा। अब वर्ल्ड मैप में जब भारत ये रहा तो इसकी स्थिति बताने के लिए हमें अक्षांश पे कितना चलना पड़ेगा और देशांतर पे कितना चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अक्षांश पे कितना चलना पड़ेगा और देशांतर पे कितना चलना पड़ेगा। तो 0 डिग्री अक्षांश हुआ ये, तो 0 डिग्री अक्षांश पे चलने के लिए हमें 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में चलना पड़ेगा, साउथ में, क्योंकि अक्षांश में तो हम नॉर्थ और साउथ गिनते हैं। नॉर्थ में चलना पड़ेगा, साउथ में। तो इस पर गिनने के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा? नॉर्थ, क्योंकि जो नॉर्थ है 2 पार्ट में बांटे थे, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये आपका अक्षांश से आया है। अब आपको देशांतर से बताना होगा। देशांतर से बताने के लिए आपको ईस्ट और वेस्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो ईस्ट साइड पड़ रहा है, वैसे तो आपको पता है क्योंकि ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड हो गया और ये ईस्ट साइड हो गया। अब आपको स्थिति कैसे बतानी पड़ेगी? ये तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 180 डिग्री इधर में, 0 से 1 2 3 180 डिग्री इधर जाना है, क्योंकि 180 डिग्री इधर जाना पड़ेगा, 180 इधर। तो इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो आपको 0 डिग्री से 1 1 2 3 4 इस तरीके से लाइन जाते जाते आप कहाँ तक चले जाओगे? आप चले जाओगे 68 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ईस्ट तक। अब 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपको आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। तो 68 से फिर कहाँ पर जाओगे आप? बढ़ते 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 आप चले जाओगे फिर 97 डिग्री तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। ऐसे 8 डिग्री से बढ़ते 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 ऊपर बढ़ते बढ़ते लाइन बढ़ते बढ़ते आप कहाँ तक चले जाओगे? 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आपको इस तरीके से अक्षांश से विस्तार हो गया और ये देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। इसलिए भारत, अगर आपको पूछे कि भारत कहाँ पर पड़ता है पृथ्वी के, तो आप बोल देना नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, नॉर्थ और ईस्ट साइड में पड़ता है। चलिए, तो ये आपने आपको हेडिंग पढ़ दे दिया, भारत की लोकेशन क्या है, महाद्वीप कौन सा, एशिया, और एशिया में कौन सा दक्षिण एशिया में पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एशिया ये रहा पूरा का पूरा, ये एशिया ही है, और एशिया में भी क्या भारत दक्षिण में आता है, तो एशिया दक्षिण एशिया आता है। अब आप देख सकते हो दक्षिण एशिया और अक्षांश में आप बात करें तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक आपने ये पढ़ा होगा, ये अभी मैंने समझा। उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो मैं अभी समझाता हूँ इनको। देखो, चीन, नेपाल और भूटान ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर में पड़ता है भारत के। अब आप इसको पूरा ना सोचना, क्योंकि जो ये है ना उत्तर का क्षेत्र है भारत का, तो एक कौन सा होगा? नेपाल होगा, ये चीन होगा, और ये क्या होगा? भूटान होगा, ठीक है ना। और जो हमारा पूर्व साइड में है, यानी कि पूर्व साइड तो ये रही, पूर्व साइड में बांग्लादेश आता है और म्यांमार आता है। ये 2 देश किसके है? पूर्व साइड के है। अब हम चलते हैं पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड में जो पड़ता है वो पाकिस्तान पड़ता है। पश्चिम साइड में पाकिस्तान पड़ गया। दक्षिण साइड में कोई देश नहीं पड़ता, हिंद महासागर पड़ता है। लेकिन देश पड़ेगा भी तो कौन सा पड़ेगा? जो कि समुद्री सीमा ही है एक तरीके की भारत के साथ, वो है श्रीलंका। श्रीलंका दक्षिण में श्रीलंका, यहाँ पे कौन सा है? ये श्रीलंका। थोड़ा चमक रहा है, मैप में नहीं आ रहा है, तो ये क्या? श्रीलंका है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ लिया होगा। अब आप पढ़ो ये भारत का मानक समय, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। भारत को यहाँ से लेकर, यानी कि गुजरात से लेकर अगर अरुणाचल प्रदेश में टाइम देखें ना, तो लगभग 2 घंटे का अंतर है, 1.5-2 घंटे। तो आप अगर भारत को तो एक समय की जरूरत होगी, क्योंकि अगर रूस जैसा देश भी अगर एक टाइम बना लेता तो उसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। उसके बहुत ज़्यादा टाइम जोन है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा है। तो इसलिए एक टाइम बनाने के लिए हमें भारत से कम
बीचों बीच से कोई लाइन का पता होना चाहिए कि इतने डिग्री पर हम समय मापेंगे, उसके इधर भी इतने बराबर टाइम दिखाएंगे, उसके इधर भी इतने बराबर टाइम हो जाएगा वो। तो उसको दिखाने के लिए हमने ये लाइन खींची, देशांतर लाइन खींची 82 डिग्री। इसे मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। जो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री 30 मिनट पर ये क्या खींची, लाइन खींची हमने, लाइन ड्रॉ की। और इसको क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा खींची, तो ये इस समय रेखा ये कहाँ से जाता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जाता है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ही जिला है, तो यहाँ से जाती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से जाती है, ठीक है ना, यहीं से जाती है ये, ठीक है। अब बात है भारत का कुल क्षेत्रफल। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप इसको भी याद नहीं रख पाए, ये डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा कि 32,87,263 ये भारत का कुल क्षेत्रफल है किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आ सकता है, ऑप्शनों में भी आ जाता है, डायरेक्ट वैल्यू आती है कि 32,87 कितना है भारत का क्षेत्रफल। उसमें 63 में 61 कर देगा, 62 कर देगा, 63 कर देगा और 64 कर देगा। तो आपको एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए कि कितना है एग्जैक्ट, ठीक है ना। और ये जो विश्व में है 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के वास्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने बजे 7वें पर आता है। और जनसंख्या के नाम पे तो आप बता सकते हैं पहले या दूसरे पे, हालांकि आंकड़े नहीं आए हैं, जो कि 2021 की जनगणना जो 2027 में होने जा रही है, अगर उसके आंकड़े आएंगे तो पहले पर होगा भारत। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह था भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। यह आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान उत्तर में पड़ता है, अफगानिस्तान उत्तर में पड़ता है, पाकिस्तान पूर्व में पड़ता है। अब आप अफगानिस्तान को उत्तर में मान सकते हैं, पाकिस्तान पूर्व में पश्चिम में मान सकते हैं, ये चाइना उत्तर में मान सकते हैं, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर में, ये पूर्व में मान सकते हैं, ये म्यांमार पूर्व में मान सकते हैं, और श्रीलंका आप दक्षिण में मान सकते हैं, ठीक है ना। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं, 7 देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले। कौन कौन से? पाकिस्तान है नंबर 1, नंबर 2 अफगानिस्तान है, नंबर 3 चाइना है, नंबर 4 नेपाल है, नंबर 5 भूटान है, और नंबर 6 बांग्लादेश है, और नंबर 7 म्यांमार है, ठीक है ना। ये 7 देश है जिनके साथ भारत की भूमिगत सीमा यानी कि भूमि सीमा लगती है, ठीक है ना। अब समुद्री सीमा साझा करने वाले जो देश है वे 2 माने जाते हैं ज्यादातर, वैसे तो 4 भी माने जाते हैं, क्योंकि उसमें थाईलैंड भी आ सकता है और 1-2 और देश आते हैं। तो थाईलैंड को ना मानकर हम जो पढ़ते हैं ज्यादातर जो देश है वे कौन कौन से, एक तो मालदीव और दूसरा देश है श्रीलंका, जो कि दोनों देश कहाँ पड़ते हैं, भारत के दक्षिण में पड़ता है। ये तो रहा श्रीलंका, और जो यहाँ का जो एरिया है ये है मालदीव, ये मालदीव है, ठीक है ना, मालदीव है। श्रीलंका दक्षिण में पड़ता है, राजधानी है जयवर्धन कोटे, राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरा कोटे, जयवर्धनपुरा कोटे है। और मालदीव की राजधानी क्या है, मालदीव के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण, ये दक्षिण भी आएगा और ये पश्चिम में भी गिरा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम मान सकते हो आप, ठीक है ना। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, स्थलीय सीमा तो 7 देशों से लगती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका ये होगा, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, लगभग 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर लगती है, ये बांग्लादेश रहा। और 4 राज्यों के साथ लगते हैं, 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ लगती है। कितनी लगती है ये, और सबसे कम लगती है, वो सबसे कम लगती है आपके अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लमसम,
106 किलोमीटर की, जो कि यहाँ पे लगती है। पीओके का इलाका है। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये सबसे पहला जो पड़ोसी देश है, वो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। चलो पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और सबसे बड़ा शहर है वो कराची है। कराची सबसे बड़ा शहर कराची है। स्वतंत्रता पाकिस्तान पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 अगस्त 1947, एक दिन बाद के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले आज़ाद हो गया था ऐसा माना जाता है। और ये होता है हमारा 14 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे पहले झंडा फहरा दिया था। मुद्रा मुद्रा चलती है इसमें पाकिस्तानी रुपया, ठीक है ना। राष्ट्रीय भाषा क्या है इसकी? उर्दू, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक लोग हैं तो उर्दू ज़्यादातर बोली जाएगी, तो इसलिए क्या होता है उर्दू भाषा होगी। और प्रमुख धर्म इस्लाम है। इस्लाम है, ठीक है ना। तो जो आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा हमने पाकिस्तान के बारे में, ये पढ़ा हमने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में छोटी छोटी जानकारी, जो कि हमने स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश बताया। ये 7 देश ये रहे। जल सीमा साझा करने वाले देश बताए आपको, जो कि ये 2 देश ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ये बताए कि मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है, ये बताया आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान के बारे में बताया, ये बताया। और आपको ये बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति, कि भारत की भौगोलिक स्थिति 60 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, और 8 डिग्री इधर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट तक, ठीक है ना। तो ये स्थिति हो गई भारत की, ये बताई, ठीक है ना। भारत की स्थिति बताई और कौन कौन से देश है, और समय रेखा कहाँ जा रही है, मिर्जापुर से होते हुए 42.5 डिग्री में, क्योंकि एक टाइम जो नहाना होता है। और ये परीक्षा से, तो आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो आपको नोटबुक में भी डालना पड़ेगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कल की कक्षा समझ में आएगी ना, जो कल की क्लास समझ में आएगी, वो इन्हीं नोट से समझ में आएगी, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक होती है। आपको पता भी होगा, क्योंकि अगर ये बात मैंने समझाई है तो ये इस देश पर लागू होती है, अक्षांश देशांतर। तो अक्षांश देशांतर यहाँ पे भी लागू हो सकता है, यहाँ पर भी लागू हो सकता है। अक्षांश देशांतर आपको ऑस्ट्रेलिया में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भूगोल पढ़ने के लिए बेसिक है अक्षांश देशांतर, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं मकर रेखा बता रहा हूँ कितने अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश पर कितनी है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास का भी टाइम हो चला है। तो चलिए यहीं पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और जो चैनल है हमारा विद्या बोर्ड आप इसको सर्च कर लेना, इसी पर हमारी सारी वीडियो आती है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू।